हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू ही करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कुछ एडजस्टमेंट की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, मीन्स फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। तो हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स को, नेक्स्ट एडजस्टमेंट को आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे दैट इज डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, पहले हमने जर्नल के चैप्टर में भी देखा है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक टाइप के आपके वियर एंड टियर एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू योर फिक्स एसेट्स, या फिर हम अदर वे में इसको क्या कह सकते हैं, दीज आर द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी फिक्स कैपिटल को यूज करते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम अदर वे में क्या बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं अपनी फिक्स एसेट्स पर। तो अब इस डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे और इन्हें अपनी बुक्स में कैसे शो करेंगे। फर्स्ट, हम जिस भी रिलेटेड एसेट से आपको रिलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सपोज आपको लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग की आपको कॉस्ट या वैल्यू गिवन है उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इफ इट हैज वैल्यू ऑफ ₹1 lakh, सो वी विल चार्ज 10% डेप्रिसिएशन एंड दैट विल अमाउंट ₹10,000। अब इस 10,000 रुपीज की हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्म के लिए एक लॉस है, उसके फिक्स एसेट वैल्यू को वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे टू डेप्रिसिएशन। और दिस इज नॉट कंपल्सरी कि ओनली फॉर वन फिक्स एसेट आपको ही चार्ज करना है। जितनी भी टाइप की आपको एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट, तो मे बी उन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन फर्स्ट एंड लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। सपोज आपको मशीनरी पर भी चार्ज करना है, 5,000 आपने चार्ज किया। तो जितने भी आप डेप्रिसिएशन डिफरेंटली चार्ज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट एसेट्स, उन सबको आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के अंडर शो करेंगे एंड टोटल अमाउंट आप यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। यहाँ पर जैसे 15,000 हो गया हमारा, 10,000 लैंड एंड बिल्डिंग का एंड 5,000 आपका मशीनरी का। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दैट इज 15,000, that will be shown on the debit side of profit and loss account. सेकेंड एडजस्टमेंट इसकी हम कहां करेंगे, दैट विल बी इन बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हम एसेट साइड पर जितनी भी आपके फिक्स एसेट्स गिवन होती हैं, जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, कंप्यूटर, इस टाइप से आपका फर्नीचर, तो जो भी आपको फिक्स एसेट्स गिवन होती है वो हम एसेट साइड पर ही शो करते हैं। अब जिस रिलेटेड फिक्स एसेट से आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पर शो किया है, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप फिक्स एसेट की वैल्यू में से डिक्रीज करेंगे, मींस माइनस करेंगे। क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही लर्न किया कि दिस इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जितनी वैल्यू आपने डेप्रिसिएशन में शो कर दी उतने अमाउंट से आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। अब मैंने यहाँ पर इसका 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो मैं 10,000 रुपीज इसकी कॉस्ट में से या इसकी जो भी वैल्यू गिवन थी उसमें से माइनस करूंगी, तो ये मेरी नेट वैल्यू आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की 90,000 रुपीज। दिस वन वाज ग्रोस वैल्यू। बिफोर डेप्रिसिएशन जो आपके पास वैल्यू होती है दैट इज ग्रोस वैल्यू। जब आप उस ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन या अदर वियर एंड टियर एक्सपेंसेस जो माइनस करते हैं, तो उसके बाद की वैल्यू होती है आपकी नेट वैल्यू। तो इस टाइप से जिस भी फिक्स एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, उस फिक्स एसेट की वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे और नेट अमाउंट शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो हमेशा जो एसेट्स साइड पर हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर फिक्स एसेट की वैल्यू शो करते हैं वो होती है नेट वैल्यू।
ये था आपका डेप्रिसिएशन के बारे में कि हमने फर्स्ट उसकी एडजस्टमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक लॉस है। और सेकंड उसकी एडजस्टमेंट की कि डेप्रिसिएशन जितने भी अमाउंट से आपने चार्ज किया, जिस रिलेटेड एसेट पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उस फिक्स एसेट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और उस फिक्स एसेट की नेट वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में अंदर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम। Next is accrued income. Accrued income, तो accrued income ऐसी इनकम होती है जिसको आपने अर्न तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली में अभी वो इनकम आपको रिसीव नहीं हुई है, अभी इन हैंड आपके नहीं आए, बट आपने वो इनकम अर्न कर ली। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है यहाँ पर। तो हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि अगर सपोज आप आपकी कहीं से आपने सैलरी रिसीव करनी है फॉर द मंथ ऑफ, आपने फरवरी मंथ के लिए काम कर लिया अपने ऑफिस के अंदर, तो अब आपकी सैलरी आपको रिसीव करनी है। बट देखो, जब आप फरवरी मंथ का आप कंप्लीट कर लेते हो अपना वर्क, आपकी अटेंडेंस कंप्लीटली हो गई, आपने फुल मंथ वहां पर वर्क किया, तो इट मींस आपने इनकम अर्न कर ली। इनकम इज अर्न, क्योंकि आपने उस कंपनी को फरवरी मंथ का अपना फुल टाइम दिया है, आपने हार्ड वर्क दिया है, तो उस इनकम को आपको देने से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वो इनकम आपके नाम पर अर्न हो गई, एक्रू हो गई, बट क्योंकि अभी वो आपको रिसीव नहीं हुई, सो इनकम अर्न but not received is called accrued income या अर्नड इनकम भी बोलते हैं हम इसको। तो accrued इनकम में आपने जो इनकम अर्न कर ली, अभी रिसीव नहीं की, तो क्योंकि आपका राइट है उस इनकम पर आप रिसीव करेंगे, तो हम इसे रिलेटेड इनकम में प्लस करेंगे। आपकी जो भी इनकम है, मैंने बताया कि इनकम अभी आपकी ये सैलरी से रिलेटेड है, तो एड एक्रूड इनकम। जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी हो गया, मार्च में आपको सैलरी रिसीव होनी थी, अब मार्च भी कंप्लीट हो गया, बट अभी तक आपको वो सैलरी रिसीव नहीं हुई, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर क्लोज हो गया। उस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक आपने वो इनकम रिसीव नहीं की, बट वो इसी फाइनेंशियल ईयर की इनकम का पार्ट है, इसीलिए मैं उस एक्रूड इनकम के अमाउंट को रिलेटेड इनकम में ऐड करके शो करूंगी। तो अगर वो आपकी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएगी, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड वो इनकम है तो आप वहां पर ही शो करेंगे बाय सैलरी रिसीव। आपकी टोटल थी 12,000, एड एक्रूड इनकम, यहाँ पर आप अपनी एक्रूड इनकम को शो कर देंगे, सपोज दैट इज 4,000, तो टोटल आप यहाँ पर शो करेंगे 16,000 के अमाउंट को। आपकी टोटल सैलरी की इनकम होगी 16,000। तो एक्रूड इनकम आपकी वो इनकम है जो आपका राइट है, आपको रिसीव होनी है, बट अभी एक्चुअली में आपने रिसीव नहीं किया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने क्या किया, रिलेटेड इनकम में उसे ऐड करके शो किया, एंड सेकंड इसका जो एडजस्टमेंट करेंगे दैट इज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्योंकि आपने इनकम अभी वो रिसीव करनी है, आपने की नहीं, दैट इज योर राइट, यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट, सो वी विल शो ऑन द एसेट साइड एक्रूड इनकम। जो आपने 4,000 का अमाउंट वहां ऐड किया था वो आप यहां पर शो करेंगे इन बैलेंस शीट एसेट साइड्स पर विद द नेम ऑफ एक्रूड इनकम। तो दिस वन वाज द सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ टुडे, एक्रूड इनकम।
लेट्स सी द अदर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स हमारी अनअर्न्ड इनकम। इससे पहले जो हमने कहा कि हमने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं की, उसे हम इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं, मीन्स जो भी आपने रिसीव करनी है। अब उससे नेक्स्ट बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है कि अनअर्न्ड इनकम, अभी आपने अर्न नहीं की बट रिसीव कर ली, तो वो अब आप कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट कि आपने अर्न नहीं की बट रिसीव कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट समटाइम्स कंपनीज आपको ये फैसिलिटीज भी देती है कि आप अगर आपको एक कंपनी में ज़्यादा टाइम हो गया वर्किंग करते हुए तो आपको वो कुछ एडवांस की फैसिलिटीज भी देते हैं कि अगर आपको किसी टाइम कोई ऐसी नीड है तो आप कंपनी से एडवांस अमाउंट ले सकते हैं। तो इस टाइप से पॉसिबल हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय ने 1 मंथ की सैलरी एडवांस में ही ले ली। अब मार्च मंथ में आपने फरवरी मंथ तो कंप्लीटली वर्क किया, मार्च मंथ की सैलरी आपने पहले ही एडवांस में ले ली। ओके, तो इस टाइप से, या फिर हम कहें कि अप्रैल मंथ के लिए आपने सैलरी मार्च मंथ में ले ली, 1 मंथ एडवांस ले लिया आपने, या 2 मंथ्स के लिए एडवांस ले लिया। अभी उस मंथ के लिए आपने वर्क नहीं किया कंपनी ने, आप कंपनी में आपने काम नहीं किया, बट सैलरी जो है आपने पहले ही रिसीव कर ली है, मीन्स एडवांस में ले ली है। तो इस टाइप से जो एडवांस में आप इनकम रिसीव कर रहे हैं बिल्कुल उसका हम रिवर्स करेंगे जो हमने नोट रिसीव्ड के केस में किया था या एक्रूड इनकम के केस में किया था। तो यहाँ पर जो भी इनकम है आपकी सैलरी की, आपने अभी जो टोटल सैलरी ली है इस फाइनेंशियल ईयर की, सपोज दैट इज 15,000, तो इसमें से जितनी आपने एडवांस ली थी, जिनके लिए आपने मंथ में वर्क नहीं किया, जिन मंथ्स का वर्क नहीं किया, वो आप लेस कर देंगे एडवांस सैलरी, या फिर अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं कि आपने भी अर्न नहीं किया बट रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर अगर 5,000 की एडवांस थी, तो क्योंकि मुझे ओनली करंट ईयर की इनकम को कंसीडर करना है, तो अगर आपने अप्रैल मंथ की सैलरी पहले ही मार्च में ले ली, तो मैं उस अप्रैल मंथ को एडवांस सैलरी कंसीडर करूंगी, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल ईयर। इसलिए मैंने इस करंट ईयर की ओनली मार्च मंथ तक की सैलरी को यहाँ पर कंसीडर किया। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने ये किया कि जो भी इनकम है एडवांस में रिसीव हुई है आपको, वो आप रिलेटेड इनकम में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। सेकंड इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम बैलेंस शीट में, क्योंकि ये इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली है तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपको या तो वो अमाउंट पे बैक टू द कंपनी करना होगा जो आपने एडवांस में लिया है, या फिर आने वाले मंथ में जब आप वहां पर काम करेंगे तो इस अमाउंट को आप अपने उस मंथ के हार्ड वर्क से या मंथ के आपको आपकी वर्किंग से उसको एडजस्ट कराएंगे। तो अब जब आप फ्यूचर में उन मंथ्स के लिए काम करेंगे तो आपको दोबारा से सैलरी नहीं मिलेगी, आपको वही सैलरी उसकी वर्किंग के अगेंस्ट एडजस्ट करवानी है, इसलिए वो आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि अब जो आप वर्किंग करेंगे उसके अगेंस्ट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, even you have to adjust your hard work against that advance received salary. So we will show on the liability side advanced salary या salary received in advance for ₹5,000। तो सेकेंड एडजस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में जाएगी ऑन द लायबिलिटी साइड। तो हमने देखा डेप्रिसिएशन का हमने कैसे ट्रीटमेंट किया, हमने देखा कि अनअर्न्ड इनकम और एक्रूड इनकम, इन तीनों की हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।